शुरू करते हैं हम। देखिए आज हम लोग कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड का 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट हमने आपको ग्रुप में भेजा था। ठीक है, मैंने वापस से भेज दिया है। हमारा पहला सवाल है सीपीसी के अंदर 6 मार्क्स वाले में, डिफाइन प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट है तो हमें डिटेल में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो प्लेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को शुरू के लेक्चर में बताया था कि प्लेंट का मतलब होता है कि कोई भी बंदा जब अपना ग्रीवियंसेस, ठीक है, उसके साथ जो भी हुआ है, एग्जाम्पल फॉर मेरा कोई प्रॉपर्टी था, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिविल डिस्प्यूट होता है, इसीलिए सिविल प्रोसीजर कोड में उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि मेरा एक प्रॉपर्टी था मलाड में और मैंने किसी को भाड़े पे दिया था। ठीक है, भाड़े पे देने के बाद वो बंदा जो है कुछ महीने तक भाड़ा दिया, इसके बाद भाड़ा भी नहीं दे रहा है और मेरा घर भी खाली नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब मेरे पास लीगल रेमेडी क्या है? लीगल रेमेडी ये है कि मैं कोर्ट को अप्रोच करूं, ठीक है, कि भाई मेरे प्रॉपर्टी को रिकवरी करके दो। ठीक है, तो इसके लिए हम, ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे कोर्ट में जाओगे और कोर्ट आपकी बात सुन लेगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले एक वकील हायर करना पड़ता है, जिसको सिविल प्रोसीजर कोड में प्लीडर कहा जाता है। ठीक है, प्लीडर आपकी बातों को ड्राफ्ट करेगा, ठीक है, अपने लैंग्वेज में, क्योंकि कोर्ट का जो लैंग्वेज होता है वो एडवोकेट को पता होता है। ठीक है, तो वो कोर्ट के लैंग्वेज में ड्राफ्ट करेगा, आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको ड्राफ्टिंग करके एक सूट तैयार करेगा। ठीक है, उसी सूट को क्या कहा जाता है? प्लेंट। ठीक है, कुल मिला के प्लेंट का मतलब होता है वाद, जो आपकी बातें हैं, ठीक है, जिसके कारण आप कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो, वो सारी बातें आपके किस में लिखा रहता है? प्लेंट में। ठीक है, जब ये प्लेंट कोर्ट में फाइल होता है तो हम इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है, मतलब हमने सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया है। जैसे ही सूट इंस्टीट्यूट होता है, आपको पता होगा कि कोर्ट सामने वाले को समन भेजता है। सामने वाला कौन? डिफेंडेंट। ठीक है, तो डिफेंडेंट को जब कोर्ट बुलाता है तो कोर्ट जो उसको समन करता है, तो समन में सारी चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, कि भाई तुम्हारे खिलाफ फलाना फलाना व्यक्ति ने केस किया है। ठीक है, ये उसका कहना है, अब तुम क्या बोलते हो? ठीक है, तो फिर वो अपनी दलील लेके कोर्ट में आएगा। तो जब डिफेंडेंट अपनी बात कोर्ट में रखता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो आएगा मुंह से बोलेगा, वो अपनी बात भी ड्राफ्ट करके लाएगा कि भाई इसने जो भी एलिगेशन लगाए हैं उसके अगेंस्ट मेरे ये मतलब डिफेंड में मेरी ये बातें। ठीक है, तो वो अपने डिफेंस में जो भी बातें कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखता है, उसको बोला जाता है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होगा उसका, कि भाई वो क्यों, उसके जो भी उसका एलिगेशन रहेगा उसके अगेंस्ट में वो बोलेगा कि ये उसका प्रॉपर्टी नहीं, वो बोल रहा है कि मेरा है तो ये बोलेगा नहीं उसका नहीं है। वो बोला है मैंने इतने ईस्वी में खरीदा था, ठीक है, इस ईयर में, वो बोलेगा नहीं मैं तो इस ईयर में खरीदा था। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट में हमेशा जो होता है वो प्लेंट का क्रॉस होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो प्लेंट में आपने जो भी बातें कही हैं, डिफेंडेंट को अपने डिफेंस में उसके क्रॉस में लिखना होता है। ठीक है, वो बोला कि मैंने ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे खरीदी थी, वो बोलेगा नहीं वो प्रॉपर्टी उसका नहीं है, वो प्रॉपर्टी मैंने खरीदा था मेरे नाम पे, ऐसा। ठीक है, तो यही सवाल था आपका कि भाई प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। तो प्लेंट का मतलब है जो वादी जिसके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका किसी के साथ डिस्प्यूट अराइज हुआ है, वो जब प्लीडर के साथ मिलकर कोई सूट बनाता है, अपनी बातें रखता है, तो वो कहलाता है प्लेंट। ठीक है, अब जब वो सूट फाइल करेगा तो उसमें सारी चीजें तो होंगी ही ना, कोर्ट का नाम होगा, किस कोर्ट में वो जाएगा, ठीक है, जो पार्टी है उसका पूरा डिटेल होता है। आप लोगों को बताया होगा मैंने, जब प्लेंटिफ अपनी बारी में कोर्ट में नहीं जाता, ठीक है, तो कोर्ट उसके मैटर को क्या कर देता है? डिसमिस कर देता है। ठीक है, डिसमिस करने से पहले एक बात और याद रखिएगा कि जब आप सूट फाइल करते हैं ना, और सूट में कोई इंपॉर्टेंट जो क्लॉज है, ठीक है, अगर आपने वो नहीं लिखा है तो भी कोर्ट आपका जो प्लेंट है उसको डिसमिस कर सकता है। ठीक है, पहले ही डिफेंडेंट को आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जब तक आपका सूट आपने इंस्टीट्यूट किया और कोर्ट ने देखा कि इसमें तो ना पार्टी का नाम है, ना एड्रेस है प्रॉपर, न कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इसमें डिटेल में लिखा गया है, ठीक है, न उसका फैक्ट लिखा गया है, न उसका इशू लिखा गया है।
तो कोई भी ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने उस प्लेंट में नहीं लिखा है तो कोर्ट आपके प्लेंट को क्या कर देगा, डिसमिस कर देगा। ठीक है, तो ये तो प्लेंट में क्या क्या जरूरी है वो भी लिखा है मैंने। प्लेंट में आपके कोर्ट का नाम होना चाहिए, उसका ज्यूरिसडिक्शन कैसे लग रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अगर सामने वाला कोई पार्टी है तो उसका भी नाम और एड्रेस होना चाहिए पूरा डिटेल में। ठीक है, इसके बाद फैक्ट होना चाहिए कि आप क्यों कोर्ट में जा रहे हो, क्या कारण है, उसके कॉज ऑफ एक्शन भी आपको लिखना है। ठीक है, आपका क्लेम क्या है, आपको रिलीफ क्या चाहिए वो भी आपको लिखना है। कोर्ट फीस जो है लगता है हर मामले में, डिस्प्यूट हर सिविल मामले में कोर्ट फीस लगता है, वो आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो भी प्लेंटिफ है उसका सिग्नेचर लगता है। तो ये सारी चीजें उसमें होती है प्लेंट में। इसके बाद इंस्टीट्यूट किया जाता है, इंस्टीट्यूट होने के बाद सामने वाली पार्टी को बुलाया जाता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है प्लेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, तो रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो डिफेंडेंट का डिफेंस होता है। ठीक है, कि भाई वो जो प्लेंट में जो भी कुछ लिखा है वो गलत है। ठीक है, मेरे पास जो भी एविडेंस है मैं उसके आधार पर मैं अपना फाइल कर रहा हूँ, आप देख लो। ठीक है, तो डिफेंडेंट के द्वारा दिया गया फॉर्मल स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, अब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए मैंने बोला था आपको, जैसे ही प्लेंटिफ को समन मिलता है डिफेंडेंट को, तो कितने दिनों में उनको जवाब दाखिल करना होता है, 30 दिनों में। ठीक है, तो 30 दिन में उनको जो है अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है कोर्ट में। अगर किसी कारणवश उनके पास कोई ऐसा जस्टिफिकेशन रीजन है, ठीक है, जिसमें वो लेट हो गया, 60 दिन हो गया, 90 दिन हो गया, ठीक है, तो कोर्ट उसको, अगर वो कोर्ट में जस्टिफाई करता है कि क्यों लेट हो गया, तो वो एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, तो रिटर्न स्टेटमेंट में मेन हमेशा याद रखना, जो भी प्लेंटिफ का वो रहता है क्लेम, उसको आपको डिनाई करना है कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा। डिपेंडेंट जो है रिटर्न स्टेटमेंट में अपनी कुछ भी बात नहीं लिखता, वो सिर्फ डिफेंस में जो प्लेंट में है आपको उसको क्रॉस करके लिखना है, सिंपल। कि भाई वो बोल रहा है तो वो उसका घर था, तो आप डिफेंडेंट के तौर पे क्या बोलोगे, नहीं वो मेरा घर है। ठीक है, फिर वो बोलेगा मैं इतने सन में खरीदा था, आप बोलो नहीं मैं तो इतने सन में खरीदा था, तो उसका कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट में होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटरिम ऑर्डर एंड स्टे। ठीक है, इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अंतरिम आदेश। ठीक है, कोई मामला चल रहा था, उसमें बहुत जरूरी है कोई ऑर्डर पास करना। ठीक है, तो कोर्ट प्राइमा फेसी जब मैटर देखता है कि भाई यहाँ पे जो है इंटरिम ऑर्डर दिया जा सकता है, तो कोर्ट इंटरिम ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, उसको टेम्पररी डायरेक्टिव भी बोलते हैं। कि भाई जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, कोई घर बना रहा था, ठीक है, और उस घर का डिस्प्यूट हो गया, तो कोर्ट, अगर कोर्ट को लगेगा कि वो घर बना ही रहा है अभी, तो कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करके बोल देगा कि भाई अभी आप घर का जो आगे का काम कर रहे हो मत करो। ठीक है, जैसे है वैसे आप रखो, स्टेटस को। ठीक है, उसको स्टेटस को भी बोला जाता है। तो ऐसा, तो वो होता है इंटरिम ऑर्डर। ठीक है, स्टे का मतलब होता है जब कोर्ट किसी मैटर में ऐसा लगे कि सामने वाला पार्टी जो है कुछ ऐसा मतलब कुछ मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, ठीक है, और अगर कोर्ट ने उसको रोका नहीं, उस काम को स्टे नहीं लगाया, तो कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, तो उस मैटर में कोर्ट स्टे ऑर्डर देता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। जैसे मान के चलिए बिल्डर, ये गवर्नमेंट ने किसी चौल को खाली करने के लिए बोला, ठीक है, और उनको बोला कि भाई 1 सप्ताह में खाली करो। जैसे ही 1 सप्ताह हुआ, वो नहीं खाली किया, तो वहां पे जेसीबी लेके कोर्ट जो है, ये स्टेट जो है पहुंच गया। ठीक है, तो वहां पे कोई बंदा अगर कोर्ट जाएगा तो कोर्ट से क्या मांगेगा, आप स्टे कर दो। तो जैसे ही कोर्ट स्टे लगा देगा, तो फिर वो जो जेसीबी वाला आया था वो एक्शन नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ऑर्डर कोर्ट दे देगा। तो ये होता है स्टे। ठीक है, तो इंटरिम ऑर्डर का मतलब है कि ऑन गोइंग कोई प्रोसीजर है जिसमें कोई मतलब तुरंत राहत चाहिए, टेम्पररी। ठीक है, तो उसमें इंटरिम ऑर्डर दिया जाता है। और स्टे ऑर्डर का मतलब है कि भाई कोई काम शुरू होने वाला है, ठीक है, अगर उसको रोका नहीं गया तो बहुत सारे लोगों के राइट्स वायलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में कोर्ट जो है स्टे ऑर्डर लगा देता है। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो हम 2-5 सवाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग पूछ लीजिएगा।
नेक्स्ट है हमारा तीसरा एडवर्स पोजीशन, ठीक है। एडवर्स पोजीशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी पोजीशन पर, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर आप 12 साल तक बिना किसी रोक टोक के, ठीक है, रह रहे हो तो वो प्रॉपर्टी आपका माना जाएगा। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है सेक्शन 27 ऑफ सीपीसी, ठीक है। इसमें प्रोसीजर बनाया गया है कि कोई भी बंदा अगर 12 साल तक किसी के भी प्रॉपर्टी पे रहता है और उसको वो रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, कोई केस वेस नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई भाड़ा वाड़ा नहीं मिल रहा है, दे रहा है, ठीक है, मतलब उसको बिना बेधड़क वो 12 साल रहा, ठीक है, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार हो जाता है। ये एडवर्स पोजीशन कहता है, ठीक है। एडवर्स पोजीशन के एक्सेप्शन ये है कि आप गवर्नमेंट के लैंड पर 12 साल या 15 साल का अधिकार नहीं दिखा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का लैंड गवर्नमेंट का लैंड, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लैंड पर ये एडवर्स पोजीशन वाला जो प्रोसीजर है वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के लैंड पे अगर रहना है तो अगर आप 30 ईयर से, ठीक है, 30 साल से रह रहे हो तब आप एडवर्स पोजीशन के लिए अधिकार ले सकते हो कोर्ट में जाकर, ठीक है। नॉर्मल लैंड पर 15 साल, गवर्नमेंट के लैंड पर 30 साल अगर बिना रोक टोक के आप रह रहे हो तो यह माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी आपका है, क्योंकि सेक्शन 27 ऑफ सीपीसी में एडवर्स पोजीशन के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टे ऑफ सूट एंड रेस जुडिकाटा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है रेस सबजुडाइस और एक होता है रेस जुडिकाटा। रेस सबजुडाइस को ही बोला जाता है स्टे ऑफ सूट, ठीक है, और रेस जुडिकाटा भी एक स्टे ऑफ सूट ही होता है, लेकिन ये होता है जजमेंट के बाद, ठीक है। अभी बताता हूं मैं, देखिए रेस सबजुडाइस का मतलब क्या होता है, किसी कोर्ट में सेम पार्टी सेम मैटर अगर मामला पेंडिंग है, ठीक है, तो वो पार्टी उसी मामले को लेके किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। अगर वो किसी दूसरे कोर्ट में जाएगा तो वो उस मैटर को स्टे कर देंगे, रोक लगा देंगे, ठीक है। ये होता है आपका रेस सबजुडाइस। इसका कंडीशन क्या होता है, टू सूट्स पेंडिंग, एक आपका पेंडिंग है पहले से मामला, ठीक है, और आप दूसरे कोर्ट में लेके आ गए, पार्टी सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तब ये रेस सबजुडाइस लगता है। इसका एम क्या है, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट। इसका एम ये है कि भाई इस कोर्ट में अगर मान के चलिए जजमेंट दे दिया कि सुजीत जीत रहा है, ठीक है, अब दूसरे कोर्ट में गया तो वो बोलेगा राजू जीत रहा है, एग्जाम्पल फॉर, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, जबकि पार्टी सेम है, मामला सेम है, ठीक है, तो कोई एक ही पार्टी एक ही कोर्ट डिसाइड करे ना, दो दो कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों है, ठीक है, ऐसा। इसके बाद है रेस जुडिकाटा, ठीक है। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टी, ठीक है, पार्टी सेम है, डिस्प्यूट का जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम है, ठीक है, मैटर सेम है, तो ऐसे मामले में अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो आप उसी ऑर्डर को लेकर दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, उसी मामले को लेकर दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप दूसरे कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट उसको स्टे लगा देगा, वो फैसला नहीं देगा, ठीक है, क्यों डिसमिस कर देगा कि नहीं ये इसका तो जजमेंट हो चुका है पहले, ठीक है। ये भी क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई देखिए इश्यूज एक्चुअली एडजुडिकेटेड कंस्ट्रक्टिव रेस, किधर गया पेज दिख नहीं जाता है, हाँ, प्रिवेंट मल्टीपल एंड इनकंसिस्टेंसी इन लिटिगेशन, प्रोमोट्स फाइनलिटी, जुडिशियल इकोनॉमी एंड फेयरनेस, ठीक है। तो इसका ये मतलब मेन ये कारण है कि अगर आप एक ही मैटर में जजमेंट आ गया फिर दूसरे कोर्ट में जाओगे उसी लेवल के, ठीक है, अगर ऊपर के कोर्ट में जाते हो तब तो वो अपील हो गया, फिर आप चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सेम लेवल के कोर्ट किसी और कोर्ट में जाओगे तो ये सही नहीं है, ठीक है। यही बोलता है रेस जुडिकाटा सेक्शन 11, ठीक है। ये बोलता है जब कोई एक कोर्ट ने आपका फैसला सुना दिया है, ठीक है, तो बार बार आप दूसरे कोर्ट में जाओगे, तीसरे कोर्ट में जाओगे तो इससे क्या होगा, लिटिगेशन में इनकंसिस्टेंसी आएगी और मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लेके आया गया था, ठीक है। पांचवा है आपका रिजेक्शन ऑफ सूट,
रिजेक्शन ऑफ सूट का मतलब क्या, जब मैंने अभी ही बताया था, जब हम लोग पहला सवाल बना रहे थे कि जब कोई भी प्लेंट आप कोर्ट में लगाते हो, ठीक है, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपके होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने वो चीजें उसमें नहीं लगाई हैं तो कोर्ट क्या कर देगा, उस मामले को डिसमिस मतलब रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। क्यों कर देगा रिजेक्ट, क्योंकि आपने जो भी उसमें फैक्ट था आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। क्या कॉज ऑफ एक्शन है, आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। आपको रिलीफ क्या चाहिए, आपने वो नहीं बताया है। तो जो कोर्ट फीस होता है प्रॉपर, आपने वो नहीं भरा है। लॉ के अंडर आपके पास टाइम इतना था, आप लॉ के बाद चले गए, मतलब लिमिटेशन को क्रॉस करके चले गए, ठीक है। इसके बाद जो भी आपने प्रेजेंटेशन दिया है उसको वेरीफाई नहीं किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर अगर कुछ भी कमी है, ठीक है, तो वो कोर्ट जो है आपका सूट रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर कोई माइनर मिस्टेक हुआ है तो कोर्ट उसको नजरअंदाज कर देता है और आपको बोल देता है कि भाई आप यहाँ पे करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधा रिजेक्ट ही कर देता है, लेकिन जो एसेंशियल है, ठीक है। अब जैसे मान के चले डिफेंडेंट है तो आपको डिफेंडेंट का डिटेल देना पड़ेगा ना, तभी तो समन भेजा जाएगा। आपने डिफेंडेंट का नाम लिख दिया लेकिन कुछ एड्रेस ही नहीं दिया, तो अब कोर्ट कहाँ भेजेगा समन, और जब तक समन नहीं भेजेगा तब तक ऑडी अल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल कहाँ लागू होगा कि भाई हमें दोनों को सुनना है, तो समन भेजूंगा तो वो आएगा ही नहीं, तो फिर सुनूंगा मैं किसका, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है। तो अगर आपने ऐसा कुछ मिस्टेक किया है तो कोर्ट आपके सूट को रिजेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन है हमारा काउंटर क्लेम, ठीक है। काउंटर क्लेम का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। काउंटर क्लेम का मतलब होता है कि मान के चलिए कोई बंदा है, ठीक है, और वो बंदा आप बोल रहा है कि भाई मैंने इसको 10,000 रुपया दिया था और वो मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आपके ऊपर 10,000 के लिए केस किया है और आपका भी उसके ऊपर कुछ पैसा बन रहा है, ठीक है, तो आप काउंटर क्लेम का एप्लीकेशन कोर्ट में कर सकते हो। अब काउंटर क्लेम का कैसे कर सकते हो, तो जैसे मान के चलिए आपने सूट फाइल किया, ठीक है, और प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया और सूट में लिख दिया उसने कि उसने मेरा 10,000 रुपया लिया है, ठीक है। तो अब जो डिफेंडेंट होगा वो अपनी बात रखेगा ना रिटर्न स्टेटमेंट में, ठीक है। तो आप रिटर्न स्टेटमेंट में अपने काउंटर क्लेम के बारे में जिक्र करो कि हाँ लॉर्डशिप हमने 10,000 तो लिया था, लेकिन इसने मेरे से पहले 5,000 लिया था, उसने मेरा पैसा नहीं दिया, इसीलिए मैं इसका 10,000 नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर कोर्ट जो है दोनों की बातें सुन के कंक्लूजन पे आके फिर क्या बोलोगे कि भाई तुम इसका 5,000 दे के मामला रफा दफा करो, ठीक है। तो ये होता है। तो काउंटर क्लेम का मतलब होता है जब एक पार्टी किसी पार्टी से कुछ क्लेम करे और सामने वाले का भी उसके ऊपर कुछ क्लेम हो, ठीक है, तो वो होता है काउंटर क्लेम, ठीक है। तो इसका काउंटर क्लेम का एसेंशियल क्या है, फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट फाइल करता है काउंटर क्लेम, ठीक है। और ये क्लेम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसका कोई कॉज ऑफ एक्शन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मस्ट बी अगेंस्ट द प्लेंटिफ, ये जो काउंटर क्लेम होता है वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। और काउंटर क्लेम जब आप करते हैं तो विद इन लिमिटेशन होना चाहिए, ठीक है। अब सामने वाले ने प्लेंट फाइल किया, आपने रिटर्न स्टेटमेंट में कहीं क्लेम का जिक्र नहीं किया, ठीक है, जब मामला खत्म हो गया तब आते हो आप काउंटर क्लेम करने, तो नहीं चलेगा, ठीक है। लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही आपको काउंटर क्लेम करना होता है, ठीक है। इसके बाद है व्हेन कैन इट बी फाइल्ड, कब आप फाइल कर सकते हैं, तो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही आप जो है अमेंड करके उसमें आप ये फाइल कर सकते हैं काउंटर क्लेम कि भाई मेरा इतना इतना इसके ऊपर पैसा बाकी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद एक जुडिशियल क्लैरिफिकेशन है, अशोक कुमार कालरा वर्सेस अग्निहोत्री का केस है। नो ब्लैंकेट बैन ऑन फाइलिंग आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट, कोर्ट हैज डिस्क्रिशन बिफोर इश्यूज आर सेटल, ठीक है। इस केस में कहा गया था कि अगर कोई भी बंदा जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया है, ठीक है, उसके बाद अगर काउंटर क्लेम फाइल करना चाहता है तो वो कर सकता है, ऐसा कोई बैन नहीं है, ठीक है, कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बाद तुम काउंटर क्लेम नहीं कर सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट में भी आप काउंटर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं किया तो आप अलग से भी एप्लीकेशन उसी मामले में लगा के आप काउंटर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रोसीजरल मैकेनिज्म, काउंटर क्लेम कैसे बनाते हैं, तो भाई पहले रिटर्न स्टेटमेंट आप बनाएंगे, उसी में एक क्लॉज डालेंगे कि सर ऐसा ऐसा है, मेरा इसने पैसा लिया था इसके लिए मैं उसका पैसा नहीं दे रहा था, ठीक है।
इसके बाद जो है कोर्ट आपकी बात सुन के, उसका सुन के, जिसका भी सही लगेगा उसके हिसाब से जजमेंट देगा कि भाई तुम इसका इतना पैसा दे के मामला रफा दफा करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो काउंटर क्लेम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही क्यों दिया जाता है, ताकि कोर्ट के ऊपर बार बार सूट फाइल ना हो। ठीक है, अब मान के चलिए एक बार सूट फाइल किया, एक बार रिटर्न स्टेटमेंट, फिर काउंटर क्लेम, तो कितना अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए काउंटर क्लेम अगर आपका कोई है तो आप रिटर्न स्टेटमेंट में ही जिक्र कर दो उसका। ठीक है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th फॉर्मा पॉपरीज। ठीक है, फॉर्मा पॉपरीज का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा बंदा, ठीक है, जो गरीब है। आप लोगों को मैंने बताया था इंडिजेंट पर्सन के बारे में, बराबर। तो इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, जो गरीब होता है, जो कोर्ट का फीस जमा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बंदों का केस जो है कोर्ट जो है बिना फीस का, कोर्ट फीस का ही बोलते हैं कि ठीक है भाई इसका मामला ले लिया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्लीडर देता है और फिर उसका बिना कोर्ट फीस के ही मामला कोर्ट में लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसी को बोला जाता है फॉर्मा पॉपरीज। ठीक है, विदाउट कोर्ट फीस उसका मामला जो है कोर्ट में चलाया जाता है, यही है फॉर्मा पॉपरीज। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका पर्पज क्या है कि भाई कोई भी गरीब आदमी है तो उसको भी जस्टिस मिले। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रिवेंट मिसयूज बाय स्क्रीनिंग फ्रीवियस क्लेम्स। ठीक है, अगर कोई सामने वाला फ्रिवलेस कंप्लेन कर रहा है, क्लेम कर रहा है, और ये गरीब है, ये अपनी बात नहीं रख सकता है, तो फिर कोर्ट किसकी बात सुनेगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको जो है एक कोर्ट जो है उनको एक बंदा हायर करके, सरकारी वकील, कि भाई आप इनका केस लड़िए। ये अलग बात है कि इंडिजेंट पर्सन वो है या नहीं है, इसकी इंक्वायरी पहले ही गवर्नमेंट करा लेती है। ठीक है, अगर सच में वो गरीब है तभी उसको फॉर्मा पॉपरीज के तहत सूट फाइल करते समय बिना कोर्ट फीस के ही उसका मामला ले लिया जाता है। ठीक है, ये है। इसके बाद देखिए इसमें एप्लीकेशन कैसे होता है फॉर्मा पॉपरीज के लिए। ठीक है, तो पहले आप एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए। ठीक है, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा कि हाँ सही में आप गरीब हो या नहीं हो। ठीक है, इसके बाद जो एग्जामिन होगा कि सही में ये बंदा गरीब है या नहीं है। ठीक है, अगर सब पाया जाता है कि वो बंदा गरीब है तो कोर्ट जो है आपको बिना पैसे का ही सूट फाइल कर देगा और आपको वकील भी हायर करके देगा। ठीक है, सरकारी वकील। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, इसके बाद है द कोर्ट मस्ट रिजेक्ट द एप्लीकेशन इफ इट इज इम्प्रॉपर फ्रेम्ड और प्रेजेंटेड, द एप्लीकेंट इज नॉट इंडिजेंट, द एप्लीकेंट डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सस्पिशियस टर्म, इट डिस्क्लोजेस नो कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, इस मामले में जब ये फॉर्मा पॉपरीज होगा ना, मतलब कोई गरीब आदमी अपना सूट फाइल करेगा, ठीक है, और कोर्ट उसको वकील भी देगा और उसका जो है कोर्ट फीस भी माफ कर देगा, तो ऐसे मामले में कोर्ट बहुत सारे मामले में रिजेक्ट भी कर सकती है उसका सूट। ठीक है, कब कब, अगर उसने अपने को गरीब दिखाने के लिए प्रॉपर्टी 2 महीना पहले ही बेच बाच दिया हो। ठीक है, ऐसा पता चला हो तो अगर कोर्ट को लगे कि यह बंदा इंडिजेंट नहीं है तो ठीक है, या कोर्ट को लगेगा कि इसका जो क्लेम है जो ये फाइल करना चाहता है उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं दिख रहा है, उसके अंदर भी कोर्ट जो है उसके सूट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। इसके बाद थर्ड पार्टी हैज एग्रीड टू फाइनेंस द लिटिगेशन। अगर कोर्ट को पता चला होगा कि ये जो बंदा है इसके कोई रिलेटिव थे जो पैसा देना चाहता था सूट फाइल करने के लिए, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं लिया, अगर कोर्ट को ऐसा भी पता चला ना तो कोर्ट उसके सूट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी ये इसमें है फॉर्मा पॉपरीज के अंदर कवर की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। ठीक है, इंजंक्शन क्या होता है, इंजंक्शन एक रिलीफ होता है। ठीक है, जो कोर्ट किसी पार्टी के अगेंस्ट या किसी पार्टी के फेवर में देता है। ठीक है, इंजंक्शन का मतलब भी होता है कि भाई कुछ देर के लिए क्या बोलते हैं उसको, मतलब रोको। ठीक है, स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन होता है और एक होता है परमानेंट इंजंक्शन। ठीक है, इंजंक्शन के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पररी। अगर कोर्ट ने किसी मैटर में टेम्पररी जो है इंजंक्ट किया है, रोक लगाया है, किसी काम को करने से प्रिवेंट किया है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है टेम्पररी।
और कोर्ट ने किसी मामले में परमानेंट इंजंक्शन लगा दिया है कि आपको ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है, तो वो परमानेंटली हो जाता है। तो इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, एक तरीके का कोर्ट का ऑर्डर होता है, ठीक है, जो किसी पार्टी को कुछ करने या न करने के लिए आदेशित करता है, ठीक है, वो होता है इंजंक्शन। इसके बाद आपका क्या था, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ठीक है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर जो है एक इंटरिम ऑर्डर होता है, ठीक है, ये भी प्रोसीजर के दरमियान ही दिया जाता है, ठीक है। इसका एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर सेक्शन 43 टेम्पररी एंड प्रोविजनल। ये जो इंटरलोक्यूटरी होता है वो दो तरीके का होता है, एक टेम्पररी होता है, एक प्रोविजनल होता है। कोर्ट यूजेस देम टू मैनेज प्रोसीडिंग अंटिल मेन ट्रायल रेजोल्यूशन, ठीक है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो भी यही बोलता है कि अगर कोई भी मामला चल रहा है कोर्ट के अंदर और कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से रोका जा सकता है, ठीक है, तो वहां पे भी कोर्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से इंजंक्शन भी, इंटरलोक्यूटरी भी, और ऊपर क्या था, एक और था ना जो स्टेटस को की बात कर रहा था, वो सारा एक ही तरीके से काम करता है, लेकिन उसके पहलू हैं कि भाई सीपीसी में ये मैटर है तो आप इंजंक्शन लगा दो, अगर ऐसे प्रोसीजर पे है तो आप इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कर दो, ठीक है। लेकिन सबका मोटो क्या है, प्रोसीजर को स्टे कर देना, ठीक है, कि भाई जिस तरीके से है उस तरीके से ही आप जो है रखिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपील फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। जब आप सेक्शन 104 पढ़ोगे सीपीसी में तो उसमें अपील के बारे में प्रावधान है, ठीक है। अभी किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करना है तो आप अपील में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपील कब कब किसी ऑर्डर के लिए अपील में जा सकते हैं, तो यहाँ पे है व्हेन इज एन ऑर्डर अपीलिएबल, ठीक है। ओनली लिस्टेड ऑर्डर, इंटरलोक्यूटरी, इंजंक्शन और प्लेंट रिटर्न आर डायरेक्टली अपीलिएबल, ठीक है। हर मामले में आप जो है अपील में नहीं जा सकते, ठीक है। हर ऑर्डर के अगेंस्ट अगर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है या इंजंक्शन ऑर्डर है, ठीक है, या प्लेंट आपका रिटर्न कर दिया गया है, ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ है तो आप उसको अपील में लेके जा सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर 43 में बताया गया इवन इफ नॉट लिस्टेड यू कैन चैलेंज एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर व्हेन अपीलिंग अगेंस्ट द फाइनल डिक्री रूल 1A सेक्शन 105 ऑब्जेक्शन while you cannot directly appeal non-listed order you can raise them as ground of objection during the appeal against the final decree, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको अपील में जाना है, ठीक है, तो अगर डायरेक्टली आप अपील में नहीं जा सकते तो आप ऑब्जेक्शन रेज करके भी अपील में जा सकते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पे गलती हुआ है तो मुझे अपील में जाना है, ठीक है। तो हर मैटर में अपील में नहीं जा सकते आप हर ऑर्डर के लिए, कुछ ऐसे मैटर हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जिसमें आप अपील में जा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है तो आप अपील में जा सकते हैं, इंजंक्शन ऑर्डर है तो आप अपील में जा सकते हैं, अगर प्लेंट रिटर्न हुआ है तो आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपका अपील के लिए, किसके लिए, ऑर्डर का अपील के लिए, ठीक है। ये डिक्री और जजमेंट के अपील के लिए नहीं है, हमेशा याद रखना, ये ऑर्डर के लिए है, ठीक है। फाइल विद इन 30 डेज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, और 90 डेज इन हाई कोर्ट। अगर आपको किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना है तो आप लोअर कोर्ट में 30 दिनों के भीतर आप फाइल कर सकते हैं, अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है तो आप 90 दिनों के भीतर उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। Follow standard order 43 procedure and file in the same court that would hear appeal against decree CPC section 106, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको अपील फाइल करना है, फाइल द सेम कोर्ट दैट वुड हियर अपील्स अगेंस्ट फाइनल डिक्री, तो ये इसके लिए नहीं है, ठीक है, अपील फ्रॉम ऑर्डर के लिए नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी जिसका डिस्प्यूट चालू है, ठीक है, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि सामने वाला उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि वो प्रॉपर्टी को वहां से डिस्पोज कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है, और प्लेंटिफ जो है उसको रिलीफ नहीं मिल पाएगा, ठीक है,
तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उसके प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है। ठीक है, क्यों कर लेता है, ताकि वो सामने वाले के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय या डिस्पोज न कर पाए। ठीक है, तो पर्पज क्या होता है अटैचमेंट का, कि भाई जस्टिस मिले। ठीक है, अगर कोई जैसे मान के चलिए, मैंने अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि मेरा प्रॉपर्टी है मलाड में, मैंने भाड़े पे दिया था, अब सामने वाला वो प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया, न मेरा घर दे रहा है न भाड़ा दे रहा है, मैंने सूट फाइल किया। अब मुझे लग रहा है कि सूट जब तक चलेगा तब तक सामने वाला बेच के भाग जाएगा, तो नुकसान किसका, मेरा, क्योंकि घर भी मेरा है, भाड़ा भी मेरा अटका हुआ है, बराबर। तो ऐसे केस में मैं कोर्ट से अपील कर सकता हूँ कि सर उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए जब तक जजमेंट पास नहीं होता। ठीक है, तो कोर्ट जो है प्रॉपर्टी देखेगा कि सही में वो बंदा भागने वाला है क्या, तो ऐसे परिस्थिति में कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। अटैच करने के बाद किसको हायर करेगा कोर्ट, रिसीवर को। ठीक है, उसी को बोला जाता है कोर्ट रिसीवर। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी का देखभाल कौन करेगा, कोर्ट रिसीवर करेगा। तो ये वही बात है। ठीक है, तो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट तब होता है जब सामने वाली पार्टी को या कोर्ट को भी लगे कि सामने वाला उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके निकल सकता है और मामले को अटका सकता है। ठीक है, तो कोर्ट अटैच कर लेता है उसके प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय या डिस्पोज करने से रोकना, मेन एम यही है। ठीक है, ताकि सब अच्छे से डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाए जब जजमेंट पास होगा तब। ट्रांसफर ऑफ सूट, ट्रांसफर कब होता है, जब ट्रांसफर मान के चलिए कोई बंदा है, ठीक है, डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है, अगर उसने कोई सूट फाइल किया है, ठीक है, और अब वहां पे वो नहीं रहता, ठीक है, तो उसको लगता है कि वहां पे आने में बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मामला जो है सूट को वो ट्रांसफर करा सकता है। ठीक है, अपने नजदीकी जहां भी जिस कोर्ट में वो रह रहा है वहां पे। अगर डिफेंडेंट को वो दूर लगेगा तो फिर वो ऑब्जेक्शन ले सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ सूट का मतलब क्या है कि भाई एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना। ये प्लेंटिफ के दलील के भी, प्लेंटिफ के हिसाब से भी हो सकता है, डिफेंडेंट के भी हिसाब से हो सकता है, और कोर्ट को अगर लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो कोर्ट भी उस सूट को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो कुल मैं पढ़ देता हूं। द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग सूट टू इंश्योर जस्टिस एंड कन्वीनियंस इन द एडजुडिकेशन प्रोसेस। ठीक है, सेक्शन 22 से 25 में बताया गया है। तो ये क्या था मेन पर्पज इसका, कि भाई सूट ट्रांसफर करना है, क्यों, तो इंश्योरिंग जस्टिस एंड कन्वीनियंस इन द एडजुडिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जस्टिस जो पास होगा, जो जजमेंट पास होगा, ठीक है, उसमें जो है कन्वीनियंस होना चाहिए और जस्टिस मिले, ये इंश्योर करने के लिए अगर सूट को ट्रांसफर करना पड़ता है तो किया जा सकता है। ठीक है, तो 22 जो है सेक्शन उसमें डिफेंडेंट के लिए दिया हुआ है, 23 में कोर्ट को अप्रोच करने के बारे में गाइडलाइन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है 24 में जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। मैं पढ़ देता हूं थोड़ा इसको, देखिए सेक्शन 22 में दिया, व्हेन अ सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट द डिफेंडेंट हैज द राइट टू अप्लाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सूट टू अनदर कोर्ट। ठीक है, तो डिफेंडेंट को अगर लगता है कि वो सूट जो है ट्रांसफर किया जाना चाहिए किसी और कोर्ट में, तो वो एप्लीकेशन कर सकता है, ऐसा 22 में दिया गया है। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज इन द केस। ठीक है, कोर्ट में इशू को सेटल होने से पहले ही आपको जो है एक एप्लीकेशन देना होता है कि इस मामले को ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, एक बार कोर्ट का डिसीजन हो गया उसके बाद थोड़ी ना आपका मामला जाएगा, नहीं जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद द डिफेंडेंट मस्ट प्रोवाइड नोटिस टू द अदर पार्टीज इन्वॉल्व। सामने वाला जो पार्टी है उसको इन्फॉर्म करने की ड्यूटी डिफेंडेंट को होगा कि भाई मैं इस मैटर को दूसरे कोर्ट में शिफ्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, द कोर्ट विल कंसीडर द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टी बिफोर डिसाइडिंग द ट्रांसफर। ठीक है, अगर सामने वाला ऑब्जेक्शन लेता है, ठीक है, कि उस कोर्ट में जाएगा तो उसके फेवर में हो सकता है मामला, इसीलिए आप इसी कोर्ट में रखिए, या वो बोल दे कि मुझे वहां पे जाने में दिक्कत होगा इसीलिए आप यहीं रखिए, तो कोर्ट सामने वाले के अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको कंसीडर करके डिसाइड करेगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर दे देगा। ठीक है, ऐसा एक केस लॉ भी है, मेसर्स एहसन सराफ
एंड कंपनी वर्सेस मेसर्स GH चोखानी, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट द डिफेंडेंट्स एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर शुड बी मेड एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशूज, ठीक है। अगर कोई डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन किया है तो ये कोर्ट की ड्यूटी है कि उसका जो एप्लीकेशन है उसको अर्लीस्ट, ठीक है, देखा जाए सेटलमेंट ऑफ इशू से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफेंडेंट ने सूट फाइल किया था, उसने एप्लीकेशन भी है किया कि मेरा मामला जो है ट्रांसफर कर दिया जाए किसी और कोर्ट में, ठीक है, और कोर्ट ने आराम से देखा, उसका कोई सुना ही नहीं और बाद में इशू भी फ्रेम कर लिया कोर्ट में, ठीक है। तो ये कोर्ट की गलती मानी जाएगी, सामने वाले की नहीं मानी जाएगी, ठीक है। 23 में दिया हुआ है गाइडलाइन इसके बारे में, ठीक है। If multiple court have jurisdiction under the same appellate court, the application should be made to the appellate court, ठीक है। अगर किसी को jurisdiction में, ठीक है, बहुत सारे कोर्ट हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो appellate कोर्ट होगा वहां पे अप्रोच किया जा सकता है ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। If the courts are subordinate to different appellate court but the under same high court, the application should be made to the high court, ठीक है। इसका एक अच्छे से एग्जाम्पल बताता हूं मैं, आप लोगों को पता होगा अभी वो जो है ना एक यूट्यूबर कौन था, रणवीर इलाहाबादिया, ठीक है, उसने कोई ऐसा टिप्पणी कर दिया था किसी शो में तो उसके खिलाफ हर जगह पे FIR हो गया था, ठीक है। तो उस FIR को एक जगह लाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने किसको अप्रोच किया था, सुप्रीम कोर्ट को। क्यों किया था, क्योंकि हर स्टेट में वो मामला FIR हो गया था, ठीक है। तो जब हर स्टेट में हो जाता है तो उसका अपेलेट कोर्ट कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर एक ही कोर्ट एक ही स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हो जाता तो फिर वो कहाँ जाता, हाई कोर्ट में, ठीक है। तो हमेशा ये जो ट्रांसफर करने का जो अधिकार है ना, ये अधिकार है आपका हायर कोर्ट को, ठीक है, अपेलेट कोर्ट को। और ये एप्लीकेशन आपको करके रखना होता है कि भाई ये मामला यहाँ पे गया है, मेरा एक और मामला इस कोर्ट में है, तो अगर आप यहाँ इस कोर्ट में ला के रख दें तो मेरे लिए सहूलियत होगा, ठीक है। तो ये होता है मोटा मोटी ट्रांसफर ऑफ सूट के बारे में प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट का मतलब क्या, फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया जो जजमेंट होता है वो फॉरेन जजमेंट होता है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा विस्तार से लिखना है, तो विस्तार से लिखना है तो सेक्शन 13 में बताया गया है फॉरेन जजमेंट के बारे में, ठीक है, पूरा प्रोसीजर। अभी इसमें क्या क्या बताया गया है देखिए। लैक ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction, द फॉरेन कोर्ट डिड नॉट हैव jurisdiction ओवर द सब्जेक्ट मैटर और द पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। अगर कोई इंडियन jurisdiction का बंदा है, ठीक है, तो उसका जो है कॉम्पिटेंट jurisdiction फॉरेन कोर्ट को नहीं होगा। नॉट ऑन मेरिट, द जजमेंट वाज नॉट गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। यहाँ पे पहले ऊपर का देख लेते हैं, मैंने ऊपर का पढ़ा ही नहीं। सेक्शन 13 ऑफ द CPC स्टिपुलेट्स दैट अ फॉरेन जजमेंट इज कंक्लूसिव, ठीक है, as to any matter directly adjudicated upon between the same parties except in the following cases, ठीक है। ये बोल रहा है कि सेक्शन 13 में बताया गया है कि फॉरेन कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो कंक्लूसिव होगा, ठीक है, मतलब मान्य होगा। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, तो कहां पे, जहां पे फॉरेन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है कॉम्पिटेंट नहीं होगा, आप वहां पे चैलेंज कर सकते हैं उस ऑर्डर को। अगर फॉरेन कोर्ट ने मेरिट के आधार पे जजमेंट नहीं दिया है तब आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंडियन लॉ, अगर भारतीय लॉ को मतलब सही तरीके से न समझते हुए अगर फैसला दिया गया होगा तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अपोज टू द नेचुरल जस्टिस, अगर नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो तो भी आप चैलेंज कर सकते हैं। नॉट ऑन मेरिट का मतलब क्या होता है, मेरिट का मतलब क्या होता है कि केस का जो, जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई रेप हुआ, ठीक है। अब रेप में दिख रहा है कि भाई वो CCTV में उस लड़की को लेके जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोर्ट जो है उस लड़के को बेल दे देगा तो ये मेरिट के आधार पर बेल नहीं मिला, ठीक है। क्यों, क्योंकि केस का मेरिट क्या यहाँ पे था कि भाई उसमें पूरा सब खिलाफ है, ठीक है। तो अगर केस के मेरिट पे डिसाइड होता ना तो उस बंदे को बेल नहीं मिलता, ठीक है।
नहीं, मेरिट का मतलब होता है प्राइमा फेसी केस को देखते हुए, ठीक है, कि उसमें किसके पक्ष में ये फैसला आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑन द मेरिट। ठीक है, मान के चलिए मेरा कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और सामने वाला भाड़ोत्री था, मैंने कोर्ट में दे दिया, ठीक है, मैंने पूरा प्रॉपर्टी का कागज दे दिया जितना अभी था मेरे पास ओरिजिनल, सामने वाला कोई पेपर अभी तक नहीं दिया है, ठीक है, अब कोर्ट डिसाइड करेगा तो किसके आधार पर डिसाइड करेगा, मेरिट के आधार पर। तो मेरिट के आधार पर किसके पास पूरा पुरावा है उस घर का, मेरे पास है ना। तो मेरिट के आधार पर अगर कोर्ट फैसला देगा यहाँ पर, अभी छोड़ दो, पूरा ट्रायल छोड़ दो आप, ठीक है, अपने को ट्रायल पूरा देखना ही नहीं है, अपने को अभी देखना है कि केस में मेरिट किसके साथ है, ठीक है, केस का जो होता है ना ज्यादा भार किसके साथ है, तो अगर मेरिट के आधार पर देखेगा तो सुजीत के पक्ष में जाना चाहिए फैसला, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा जजमेंट है जो मेरिट के आधार पर नहीं है, मतलब प्राइमा फेसी जो मैटर था उसके आधार पर कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया है, तो उसको बोलते हैं नॉट ऑन मेरिट, ठीक है, समझ में आया। हेलो, अरे स्लाइड मेरा चालू है ना इसीलिए, वो मतलब पीडीएफ खोला हूं ना, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद है अपना ऑब्टेन बाय फ्रॉड, अगर जो जजमेंट है फॉरेन जजमेंट अगर बाय फ्रॉड ऑब्टेन किया गया है तो भी उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट है ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, अगर भारतीय कानून के हिसाब से, ठीक है, जजमेंट न देके भारतीय कानून का उल्लंघन करके अगर वो जजमेंट दिया गया है तो वो भी कंक्लूसिव नहीं होगा और वो उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये है सेक्शन 14 में बताया गया है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। सेक्शन 14 of the CPC provides that Indian courts shall presume upon the production of a certified copy of foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सेक्शन 14 में बताया गया है कि अगर कोई भी फॉरेन कोर्ट का जजमेंट, ठीक है, उसका सर्टिफाइड कॉपी अगर इंडियन कोर्ट के पास लाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो कोर्ट ये मान के चलेगा कि वो जो फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो एकदम सही दिया है और उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो मतलब कॉम्पिटेंट था, जब तक आप उसके अगेंस्ट कोई ऐसा एविडेंस न दे दें कि ये जजमेंट मतलब कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का नहीं था या उन्होंने गलत जजमेंट दिया है, ठीक है। द प्रिजम्पशन कैन बी रिब्यूटेड बाय प्रूविंग दैट द फॉरेन कोर्ट लैक्ड जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो अगर आपको वो जो जजमेंट आया है फॉरेन कोर्ट का, ठीक है, उसको अगर आप साबित कर दो कि ये जुरिस्डिक्शन उसका नहीं था उस कोर्ट का, तब फिर कोर्ट जो है इस प्रिजम्पशन को रिब्यूट कर देगा, ठीक है। फिर वो नहीं मानेंगे कि ये फॉरेन जजमेंट जो है वो सही है या गलत है, फिर वो देखेंगे कि भाई जुरिस्डिक्शन नहीं है तो तुम मुझे बताओ, अगर नहीं है तो हम नहीं मानेंगे जजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होता है। इसके बाद है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन डिक्री फ्रॉम रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। सेक्शन 44A ऑफ सीपीसी अलाउज टू फॉर direct execution of decree passed by superior court in the reciprocating territories. In reciprocating territory is a foreign country whose court's decrees are recognized and enforceable in India as notified by the Indian government. To enforce a foreign decree under this section following condition must be met, ठीक है। फॉरेन कोर्ट का कोई भी जजमेंट है तो उसको इंडिया में कैसे उसको मतलब एग्जीक्यूट किया जाएगा और कब किया जाएगा उसके बारे में है। तो सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए फॉरेन कोर्ट के जजमेंट का, ठीक है। आप ऐसे ही लेके आ गए कोई पेपर और उस पर ऑर्डर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सर्टिफाइड कॉपी होने चाहिए फॉरेन डिग्री का, ठीक है। और इंडियन कोर्ट में वो फाइल किया जाना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, पहली बात। और दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, a certificate from the foreign court stating the extent to which the decree has been satisfied and adjusted must accompany the decree, ठीक है। जो डिग्री आपको मिला है, जो सर्टिफाइड कॉपी आप लेके आए हो, उसके साथ कोर्ट का एक सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, जिसमें वो स्टेट किया हो कि भाई मेरा जो जुरिस्डिक्शन था वो एकदम कॉम्पिटेंट था और ये जो जस्ट डिसीजन लिया गया है
वो एकदम सेटिस्फैक्ट्री तरीके से लिया गया है, ठीक है। Once these documents are submitted, the Indian court will treat the foreign decree as if it were passed by Indian court and will proceed with execution accordingly. ठीक है, जैसे ही ये सर्टिफाइड कॉपी और सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन इंडियन कोर्ट में जमा कर दिया जाता है, ठीक है, तो फिर वो कोर्ट जो है ऐसा मान के चलेगा कि वो फॉरेन डिक्री नहीं, वो इंडिया का ही कोर्ट का डिक्री है, और इंडियन कोर्ट के डिक्री को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं उसी तरीके से उसको भी एग्जीक्यूट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट है आपका एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या होता है? एडमिट करना, कोई भी चीज हो, ठीक है। अगर कोई पार्टी कोर्ट में कुछ बोलना चाहती है तो कोर्ट को अगर लगता है कि उसको एडमिट करना चाहिए तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो एडमिशन का मतलब होता है किसी चीज को एडमिट करना, ठीक है। कोई ऐसा एविडेंस है, ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो ये एडमिशन कौन करता है? कोर्ट करता है। कोर्ट को अगर लगेगा कि ये जो फैक्ट है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, एडमिशेबल है, तो वो एडमिट करेंगे। अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये बेबुनियाद है तो कोर्ट एडमिट नहीं करेगा, ठीक है। एडमिशन प्लेज अ वाइटल रोल in expediting litigation by narrowing down the issue for the trial. The CPC provides mechanism for parties to admit facts, ठीक है, thereby potentially reducing the scope of dispute. ऑर्डर 12 में एडमिशन के बारे में बताया गया है। नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस पर्पज अलाउ अ पार्टी टू एडमिट द ट्रुथ ऑफ द होल और एनी अदर पार्ट ऑफ द केस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई पार्टी किसी भी डिस्प्यूट का कारण कोर्ट में आई है, ठीक है, अगर वो कोई भी ऐसा ट्रुथ है जो एडमिट कर रहा है तो वो कर सकता है। केस के अंदर जो भी चीजें हैं वो एडमिट कर सकता है, ठीक है। एडमिशन कैन बी मेड थ्रू प्लीडिंग और अदर रिटर्न कम्युनिकेशन। एडमिशन कैसे किया जा सकता है? आप कोर्ट के सामने भी जाके एडमिट कर सकते हैं, ठीक है, या आप रिटर्न स्टेटमेंट के तहत भी एडमिट कर सकते हैं, ठीक है, या आप लिखित में कोई भी बात कोर्ट में बोल के एडमिट कर सकते हैं। नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट पर्पज एनेबल अ पार्टी टू कॉल अपॉन द अदर टू एडमिट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद इन 7 days, ठीक है। Consequences: if a party refuses or neglects to admit a document, they may bear the cost of proving it regardless of the suit outcome, ठीक है। कोई पार्टी कोई डॉक्यूमेंट एडमिट करती है, कोर्ट में जमा करती है, ठीक है, तो वो ऑथेंटिक है या नहीं है उसके बारे में अगर सामने वाले को कोई एविडेंस है, ठीक है, अगर सामने वाले को लगता है कि नहीं ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, तो वो 7 days के भीतर उसको जो है वो कर सकता है। उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आएगा उसको बेयर करना पड़ेगा। रूल 2A में बताया गया है डिम्ड एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोविजन इफ अ पार्टी डज नॉट डिनाई अ डॉक्यूमेंट आफ्टर रिसीविंग अ नोटिस टू एडमिट इट डिम्ड एडमिटेड, ठीक है। अगर कोई भी पार्टी इफ अ पार्टी डज नॉट डिनाई अ डॉक्यूमेंट, अगर कोई पार्टी डॉक्यूमेंट डिनाई नहीं करती है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि उसने एडमिट कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मैंने बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरा है और ये मेरे पास कागज है। अब सामने वाले को कोर्ट में बोलना है कि नहीं ये प्रॉपर्टी इसका नहीं है, ठीक है, मेरे पास है प्रॉपर्टी कागज, कागज ये देखो। तो अगर मैं कोर्ट में बोल रहा हूं कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरे प्रॉपर्टी का कागज, अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है कुछ, तो ये माना जाएगा कि उसने एडमिट कर लिया, ठीक है। तो आपको अगर आपको पता है कि नहीं ये चीजें नहीं है तो आप डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर था। इसके बाद है जजमेंट ऑन एडमिशन, ठीक है, एडमिशन के आधार पे जजमेंट कैसे होता है। empowers the court to pass a judgment based on clear and unequivocal admission made by a party either pleading or otherwise, ठीक है। पार्टी जो भी है, जो भी अभी तक एडमिट किया है कोर्ट के अंदर, कोर्ट उसके आधार पर जजमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डर 12 के रूल 6 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अटेंडेंस ऑफ विटनेस। विटनेस का अटेंडेंस मैंने आप लोगों को बताया था, जब कोई भी सूट फाइल होता है तो कोर्ट सामने वाले को समन भेजता है, ठीक है। अब सामने वाला आएगा तो फिर मैटर आगे बढ़ेगा। सामने वाला बहुत कोई हो सकता है, ठीक है, मान के चलिए कोई विटनेस है उसको भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। मान के चलिए कोई पार्टी है उसको भी बुलाया जा सकता है। तो समन के द्वारा पार्टी को भी बुलाया जा सकता है, विटनेस को भी बुलाया जा सकता है।
पार्टी अगर नहीं आ रहा है तो भी एडजमेंट लिया जा सकता है, विटनेस नहीं आ रहा है तो भी एडजमेंट लिया जा सकता है। ठीक है, ये अलग बात है, मैं फिर भी समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है अटेंडेंस ऑफ विटनेस, जो भी विटनेस रहेगा उसको अगर कोर्ट को बुलाना है गवाही के लिए तो कोर्ट उसको समन भेजेगा। ठीक है, समन भेजने के बाद, समन कैसे भेजेगा कोर्ट? कोर्ट भेजेगा समन ये जान के कि भाई आपके पास विटनेस है कितना। ठीक है, अगर मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, दोनों का जो है कोर्ट में मामला चल रहा है, मिस्टर ए के पास 4 विटनेस है और मिस्टर बी के पास 4 विटनेस है। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्टी है कोर्ट में विटनेस का लिस्ट देगा। ठीक है, तो लिस्ट दे दिया, अब कोर्ट को समझ में आ गया कि भाई हमें ये 4 विटनेस की गवाही चाहिए। अब कोर्ट उस चारों को जो है समन भेजेगा। ठीक है, अब चारों को समन भेजेगा, चारों को समन मिलने के बाद चारों कोर्ट में आएगा, फिर चारों बंदा अपना अपना जज में ये जो है जो भी उसको पता होगा केस से रिलेटेड कोर्ट में आके बताएगा। ठीक है, तो अब कब एक बात और रखना याद कि अगर कोई पार्टी है जिसने विटनेस बुलाया है, ठीक है, और वो पार्टी जो है, वो जो विटनेस है वो बहुत दूर रहता है, तो उसको आने जाने का जो भी खर्चा है कोर्ट उस पार्टी से दिलवाएगा जिसका वो विटनेस रहा होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। अभी हाल ही में एक बार मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि एक बंदा आया था रत्नागिरी साइड से एक मैटर में गवाही देने के लिए। ठीक है, अब ये सामने वाला बोल रहा है कि आज मेरा वकील ही नहीं आएगा, तो कोर्ट ने बोला उसको 10,000 रुपए दो तुम। क्यों? क्योंकि वो रत्नागिरी से आया है तुम्हारी गवाही के लिए। ठीक है, तो जो भी आने जाने का खर्चा होता है विटनेस का, ठीक है, वो कौन देता है? पार्टी देता है। किसके ऑर्डर से? कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। इसके बाद जो है अगर प्रोसीजर वेयर विटनेस फेल्स टू कंप्लाई विद समन, अगर कोर्ट ने समन भेजा और विटनेस नहीं आता है तो क्या बोलेंगे कोर्ट? कोर्ट वारंट इशू कर देगा। ठीक है, अगर वारंट इशू करने के बाद भी वो बंदा नहीं आता है तो कोर्ट क्या करेगा? प्रोक्लेमेशन इशू कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी। इसके बाद है अटेंडेंस ऑफ विटनेस कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन। ठीक है, अगर कोई बंदा नहीं आता है, ठीक है, तो कोर्ट उसको पकड़ के ले आया। ठीक है, वारंट इशू करा के, अब वारंट इशू करा के लेके आया। ठीक है, अब उसको जो है कहीं तो रखेगा ना, तो रख दिया प्रिजन में। ठीक है, अब उसकी गवाही लेनी है तो कोर्ट उसको बुला के कोर्ट के अंदर उससे गवाही ले सकता है। ठीक है, कोई भी एक्सपेंस रहेगा सामने वाले का, उसको कोर्ट ऑर्डर करके सामने वाली पार्टी से दिला दिया जाएगा। ठीक है, कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन, issuance of commission, if the attendance of a prisoner cannot be secured, the court may issue a commission for the examination of the prisoner in the prison where they are confined। ठीक है, अगर कोई भी बंदा प्रिजन में है और वो प्रिजन दूर है, वो बंदा नहीं आ सकता है, तो कोर्ट एक अपॉइंट करेगा कमीशन। ठीक है, कमीशन का मतलब कोर्ट का ही आदमी होता है, वो जाएगा उस प्रिजन में और उस व्यक्ति से उसकी गवाही लेके आएगा कोर्ट में। ठीक है, तो ये होता है कमीशन अपॉइंटमेंट। इसमें देखो कमीशन अपॉइंटमेंट भी समझा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? एक लिमिट। ठीक है, कि आपको इतने दिनों के अंदर ही केस फाइल करना है। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे सामने वाला जो है कोर्ट में सही समय पे अप्रोच नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसे मामले में कोर्ट उसको एक्सटेंशन दे देता है। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब उसको टाइम दे देता है कि भाई आप जो है इतने दिनों के भीतर मैं आपको और टाइम दे देता हूं, आप अपना जो है फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एक्सटेंशन देना। ठीक है, तो सीपीसी डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेशन। ठीक है, फॉर फाइलिंग सूट और एप्लीकेशन, however limitation act governs the limitation period for civil suit and application। section 5 of the limitation act allows for the extension of the prescribed limitation period in certain cases। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे लिमिटेशन पीरियड जो बोलता है उससे थोड़ा आगे तक भी आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट आपको एक्सटेंशन देता है। ठीक है, इसी में मैंने आप लोगों को बताया होगा कंडोनेशन ऑफ डिले वाला मामला। ठीक है, जब कोई पार्टी कोर्ट में नहीं आ पाता है, ठीक है, तो वो क्या लगाता है? कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन। ठीक है, कि डिले हो गया
माफ कर दीजिए, हमारा मतलब जो भी हमारे पास रीजन था वो सफिशिएंट था और कोर्ट को आपको ये बातें बतानी होंगी। अगर कोर्ट ने आपके डिले को कंडोन कर दिया, ठीक है, तो फिर आपको जो है एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो यही है एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन। हमेशा याद रखना, एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 5 में बताया गया है, ठीक है। और ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है, कंडोनेशन ऑफ डिले और एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन का, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि भाई जैसे मान के चलिए कोई मामला था जिसमें अपील ऑर्डर आया था, उसको अपील में जाना था, ठीक है, लेकिन अपील 30 दिनों के भीतर करना था, आप नहीं कर पाए, ठीक है, और उसी दिन आपका एक्सीडेंट हो गया। अब 3 महीने आप बेड पे रह गए, अब चौथे महीने आप कोर्ट गए तो कोर्ट आपका लेगा ही नहीं क्योंकि लिमिटेशन क्रॉस हो गया है। तो अगर आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं और आपके पास रीजनेबल कॉज है, सफिशिएंट कॉज है, ठीक है, तो कोर्ट आपके लिमिटेशन को एक्सटेंड करके आपको टाइम देगा कि आप आराम से फाइल कर सकते, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सटेंशन। लिमिटेशन को एक्सटेंड करने की बात जब आती है तो वो एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन कहलाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 सवाल। 15 सवाल और हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।